तो 2005 का एक जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, व्हेन जेई मेंस का, तब मेंस होता था, नहीं एडवांस का ही है क्वेश्चन। तो एडवांस में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता था, व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, टी केल्विन। undergoes adiabatic change, टी केल्विन। टी केल्विन, टी। तो इसका ऑप्शन दिया है, टी डिवाइडेड बाई 2 to the power 2/3। ओ, सोच लो क्या हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही हो। हाँ, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब क्या होगा बोलो। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो हम क्या सोचेंगे, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, टेल मी। हाँ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, हर बार में चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब इरिवर्सिबल होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है तो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी हाँ, टी का फंक्शन देगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो ये ऑप्शन में से निकालो, ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा होगा। हाँ, सीबीएम चाहिए तो जब मैं बोल, तो मैं बोल देता हूँ सीबीएम इसका। हाँ, ए, हाँ हाँ, ए नहीं है, सीबीएम है 3/2 R, और इसका सीपीएम होगा 5/2 R।
गामा, हाँ मोनो एटॉमिक, गामा होगा 5/3। ठीक है। हाँ, तो आंसर ये आ रहा है ना। हाँ, अगर रिवर्सिबल होता तो ये आता, क्योंकि क्या रिलेशन है टी और वी का, T1 V1 to the power gamma -1। हाँ, T2 V2 to the power gamma -1। ये रिवर्सिबल होता तो ये होता, लेकिन क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होगा तो ये आंसर आएगा, क्यों? T1 इनिशियली टी है, वॉल्यूम 1 इनिशियली 1 है, गामा है 5/3, 5/3 -1, तो 5/3 -1 हो गया 2/3, इज इक्वल टू T2 चाहिए हमें, V2 है 2, तो गामा -1, 5/3 -1 होगा 2/3, तो हमारा T2 आ रहा T डिवाइडेड बाय 1 to the power 2/3 इज 1, 2 to the power 3/2, इधर 2/3 इधर आ गया, मतलब ए ऑप्शन आ रहा है। अगर रिवर्सिबल है तो ए ऑप्शन होगा, सही है कि नहीं? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया ना। हाँ, डी होगा, डी, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि ये बोल दिया है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट जल्दबाजी में उसको कर लेगा, इस फॉर्मूला से वो निकाल देगा, टिक करके आगे बढ़ जाएगा, माइनस मार्क ले आएगा। ठीक है, तो गलत बात है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? T2 - T1, T2 - T1 का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इज एन सी बी एम T2 - T1 इज इक्वल टू डब्ल्यू है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो एन कितना है इसका? इसका एन है 1, सीबीएम दिया है 3/2 R इंटू T2 - T1। तो हाँ, हाँ ये जेई का क्वेश्चन है, जैसे आया हम लोग। V2 - V1 कितना है? 2 लीटर -1 लीटर। ठीक है, तो ये 2 - 1 हो गया, ये हो गया -1 लीटर एटमोस्फियर आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा है ऐसे, ये अगर ऐसे आ रहा है तो हमारा T2 - T, क्योंकि T1 T केल्विन दिया है, इज इक्वल टू 2/3R होगा, -2/3R ऐसे आएगा। अब हमें T2 चाहिए, T2 - T इधर गया तो T हो गया, T -2/3 इंटू R। अब देखो डी ऑप्शन में आ रहा है, सही है? बोलो। हाँ, तब सीबीसीपी देगा क्वेश्चन में, तब सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली। हाँ, वो सब फिजिक्स के, हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री सिलेबस से वो निकाल दिया है। वो हम, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करना है, तो उसका फॉर्मूला है 3, हाँ 3n - 5 ऐसे कुछ है। हाँ। हम्म।
हाँ हाँ, तो केमिस्ट्री में उसका वैल्यू दे देता है, सीबी सीपी गामा ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फिजिक्स में उसको पूछता है, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं कुछ असाइनमेंट स्लाइड्स देखना है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 करो। हाँ, 16 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करो, 16 16। ये वाला क्वेश्चन। 3 moles of an ideal gas at 200 Kelvin to atmospheric pressure undergoes reversible adiabatic compression until the temperature becomes 250 Kelvin. For Cv is 27.5 joule Kelvin inverse mole inverse. This temperature range. Calculate Q, W, delta U, delta H, final volume, final pressure. ठीक है। ये मैंने भेजा था, ये तुम सबके पास है, तो डाउनलोड कर लो। यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। सब टाइप का क्वेश्चन है इसमें असाइनमेंट में। हाँ, मैं रिसेंड कर दूंगा फिर, नहीं तो अभी ऑफिशियल ग्रुप में ना, अभी अभी रिसेंड कर रहा हूँ, अभी अभी। तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। ओके। हाँ, एडियाबेटिक Q0 होगा बस। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके आ जाएगा। सही है। हम्म हम्म। तुम लोग करो, मैं अभी भेज रहा हूँ ये जो डॉक्यूमेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री है ना, थर्मोडायनेमिक्स। अभी सेंड कर दिया, ठीक है। ऑफिशियल ग्रुप में सेंड कर दिया ये अटैचमेंट। अभी लोड हो रहा है। लोड हो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अपलोड हो रहा है। तो ये 16 हो जाएगा ना, बोलो। सब लोग बोलो, कर सकते हो कि नहीं।
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, हाँ हाँ, पहले वर्क निकाल दो। वर्क क्या होगा? वर्क होगा NCBM T2 माइनस T1। ठीक है, हाँ, तो T2 नहीं दिया, हाँ दिया है, T2 T1 दिया है, एक 250 एक 200, तो T2 माइनस T1 करके N दिया है 3 मोल, CBM दिया है, ये पर मोल दिया है CBM 27.5, तो वर्क निकाल दो। वर्क आ गया, हाँ 27.5 लेंगे, जो क्वेश्चन में देगा वही लेना है। ठीक है, ये कौन सा मोनो एटॉमिक डायटोमिक कुछ तो बोला नहीं ना, तो CBM जो दिया है वही लेना है। ठीक है, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं दिया, ये परमोल लिखा है ना, देखो यूनिट देखो, परमोल दिया है। हाँ, तो वर्क आ गया, Q0 है, Q तो 0 है, वर्क आ गया। अब डेल्टा यू, वर्क तो डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू भी आ गया। अब डेल्टा एच पूछ रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा? NCPM डेल्टा टी। ओके, NCPM डेल्टा टी कितना होगा? इसमें N होगा, CPM होगा, CBM प्लस R, तो 27.5 प्लस R 8.314 ले लो, NCPM आ गया, इंटू डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 250 माइनस 200, तो ये आ गया हमारा डेल्टा एच। डेल्टा एच आ गया। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर पूछ रहा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना? T1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा। ठीक है, गामा क्या करोगे? हाँ, गामा -1, यस, सही है। तो T1 कितना दिया? T1 200, और V1 कितना दिया है? पहला V1 तो दिया नहीं, अरे कैसे करेंगे? एक काम करेंगे, हाँ हाँ हाँ, V1 इज इक्वल टू NRT1/P1, उससे निकाल देंगे, क्योंकि T1 P1 दिया है, ये P1 है, ये T1 है, इससे V1 निकल जाएगा। V1 यहाँ पुट कर दो, V1 कितना आ रहा है? तो इसके बाद V2 टू दी पावर गामा -1, अच्छा गामा कितना है? गामा निकाल दो इससे, तो गामा -1 करके कर लो, नहीं तो PV टू दी पावर गामा करने से भी आएगा। 3 फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही फाइनल प्रेशर चाहिए, तो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके कर सकते हो, नहीं तो T टू दी पावर 1 माइनस गामा P टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी थर्ड फॉर्मूला, वो कोई भी फॉर्मूला यूज करो आ जाएगा। ठीक है, सही है ना? हाँ, CB मतलब N मोल के लिए, CBM मतलब 1 मोल के लिए, ये एक्चुअली CBM दिया है, ऐसे लिखा है। हाँ, पर मोल यूनिट देख के करना है। देखो क्या होता है ना, सिंबल को सब लोग स्ट्रिक्टली नहीं मानते। देखो मेजरमेंट होता है ना, मेजरमेंट यूनिट को सही मानते हैं, यूनिट देख के वो लोग बोलते हैं हाँ ये पर मोल है, ये नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सिंबल को चेंज कर देते हैं, हीट कैपेसिटी, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं इसको हम फीट में लेंगे, फीट, इंच, फीट, ये सब लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है कुछ केसेस में, तो यूनिट देख के इसको ले लो। तो ऐसे ही जितना भी क्वेश्चन है ना, ट्राई करोगे सब बन जाएगा, ये फॉर्मूला बेस्ड है। समझ में आए कि नहीं? हाँ, गामा कैसे निकालेंगे? गामा होता है
CPM CV, CP होगा CB प्लस R, मतलब 27.5 प्लस 8.31, ये हो गया CP डिवाइडेड बाय 27.5, ये हो जाएगा गामा। ठीक है, CB प्लस R इक्वल्स टू CP, CB प्लस R डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू गामा आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके ये सब क्वेश्चन बनाओ, हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ, 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 बनाए तो फर्स्ट लॉ हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, monoatomic gas, is carried out through the reversible cycle in the given figure consisting of step A, B, C. क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन सबके पास है, कैसे सॉल्व करना है बोलो। ABC इन्वॉल्विंग स्टेट 1 2 3, 1 2 3 तीन स्टेट है और ABC प्रोसेस है, तो ये टेबल फिलअप करना है। स्टेट 1 में प्रेशर कितना है बोलो। स्टेट 1 में, हाँ देखो 1, हाँ सेकेंड वाला फर्स्ट वाला करने के बाद सेकेंड वाला हो जाएगा, फास्ट नहीं करके नहीं होगा। 1 मोल अगर 273 केल्विन में 22.4 लीटर है तो इसका प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका प्रेशर 1 एटीएम लिख दो। इसका वॉल्यूम तो दिया 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया, लिख दो 273 का। हाँ, और ये मान लो हम ले लिए ए स्टेट 1, स्टेट 2 में देखेंगे 44.8 और टेम्परेचर डबल हो गया, वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो प्रेशर कितना होगा? हाँ, सेम रहेगा ना? हाँ, ओहो टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओह मैं 3 ले लिया, अच्छा अच्छा, तो इसको कैसे मिटाते हैं, इस यहाँ से, तो हाँ इसमें 2 होगा ना, सही है, तो ये 2 एटीएम हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना है, स्टेट 2 में वॉल्यूम है 22.4 लीटर, और इसका टेम्परेचर कितना है 546 केल्विन हो गया। अब 3 करना है, स्टेट 3, स्टेट 3 में वॉल्यूम डबल हो गया और टेम्परेचर डबल हो गया, तो प्रेशर 1 एटीएम होगा। नहीं तो कैलकुलेट करने से भी आएगा, लेकिन कैलकुलेट क्यों करेंगे, हम सब लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग देखेंगे जो माइंड से हो जा रहा है, तो पेन क्यों यूज करें, नहीं। तो डबल हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर 180। अच्छा, वॉल्यूम इसका दिया 44.8 लीटर, इसका 546 केल्विन, ठीक है। अब बोल रहा है ए का प्रोसेस बोलो, ए का प्रोसेस, यस, ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, 1 to 2 जा रहा है ए प्रोसेस, इसको लिखेंगे आइसोकोरिक। और बी का प्रोसेस बोल रहा है, बी का प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, यस आइसोथर्मल। सी में, सी में 1 से 3 जा रहा है, 1 से 3 में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक है। तो ये हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू पूछा है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू कैसे निकाले बोलो, क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू डेल्टा यू, क्यू भी कांस्टेंट वॉल्यूम ना आइसोकोरिक प्रोसेस, तो क्यू भी इज डेल्टा यू, तो इसका हाँ,
इसका डेल्टा यू होगा एनसीबीएम, एनसीबीएम डेल्टा टी, नहीं तो एन वन दिया। सीबीएम तो 3/2 मोनो एटॉमिक का सीबीएम होता है 3/2 आर, 3/2 आर। तो ये डेल्टा यू हमारा आएगा, ये मैं कर रहा हूं, ये डेल्टा यू आएगा 1 इंटू 3/2 आर इंटू T2 माइनस T1। तो ए प्रोसेस में T2 माइनस T1 मतलब 546 माइनस 273, 273 ले लो, बस खत्म। तो आर को कैलोरी में ले लो तो 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 273 आएगा कैलोरी। हाँ हाँ, क्यू डेल्टा ही सेम होगा, ये भी वही होगा, ये प्लस 3 इंटू 370 273, नहीं कैलोरी में आएगा, नहीं तो 273 आर, आर लिख दो, 3 इंटू 273 कैलोरी आएगा, 3 इंटू, हाँ डेल्टा यू को डेल्टा ई ले सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में लेते हैं। डेल्टा एच होगा 5, ये कितना होगा, ये 3/2 जगह 5/2 आर होगा, हाँ हाँ। डेल्टा एच एन सीपीएम, एन सीपीएम डेल्टा टी, तो सीपीएम है 5/2 आर, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी 273, मतलब 5 इंटू 273, नहीं 5 इंटू 273, समझ में आया कि नहीं। तो Q आ गया, डेल्टा ई डेल्टा एच आ गया, वर्क क्या होगा, वर्क 0 होगा ना, बोलो, तो इसका वर्क 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आइसोथर्मल में Q पूछा, आइसोथर्मल में Q W सेम होगा, नहीं डेल्टा ई 0 आइसोथर्मल, डेल्टा एच भी 0। तो आइसोथर्मल में Q कितना होगा, आइसोथर्मल में W निकाल दो, आइसोथर्मल में W होगा माइनस nRT ln आइसोथर्मल, B है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, nRT ln log V2 by V1, V2 है 44.8, V1 है 22.4, तो ln 2, नहीं क्या बोलो, हाँ कि नहीं, माइनस 2.303 मल्टीप्लाई कर दो, एन आर टी लॉग 2 हो गया 0.3, तो ये जूल में आया, लेकिन हमें कैलोरी में चाहिए, तो ये आंसर जूल में आएगा, आर को 2 ले लो तो कैलोरी हो जाएगा, तो ये होगा -2.303, N1 है, R2 ले लो, T, T कितना है इसका, T कांस्टेंट है, T कितना है, यहां से यहाँ 546 ना, हाँ फॉर्मूला, वर्क डन माइनस nRT ln V2 by V1, याद है नहीं है, वार होगा माइनस nRT ln V2 by V1, याद आया, हाँ Q होगा माइनस W, तो Q माइनस W होगा, W जितना होगा उसका साइन चेंज होगा खाली, W एक्सपांशन हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हाँ एक्सपांशन हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वर्क, हाँ। तो C है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में Q कितना होगा बोलो, Q इज आइसोबारिक प्रोसेस, ये एग्जाम में पूछेगा, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछेगा, नहीं 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 नहीं, आर्यभट्टिक में 0 होता है, हाँ W आइसोकोरिक में 0 होगा, आइसोबारिक में Q कितना होगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, आइसोबारिक में QP डेल्टा एच होता है, ठीक है। तो QP डेल्टा एच है NCPM
डेल्टा टी। तो N1 CPM होगा 5/2R। डेल्टा टी कितना होगा सी प्रोसेस में डेल्टा टी, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल है 273 और इनिशियल है ये प्रोसेस का 546। 546, हाँ। तो -5 × 273 होगा क्यू। क्यू होगा -5 × 273, ठीक है। डेल्टा एच भी वही होगा, डेल्टा एच भी -5 × 273 होगा। ये प्लस है, ये जीरो है, ये माइनस है, तीनों को ऐड करने से जीरो आ रहा है डेल्टा एच। यहाँ पे ये भी प्लस, यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा बोलो, आइसोबारिक का डेल्टा ई बोलो। एस NCBM डेल्टा टी, हाँ, -3 × 273 होगा। तो ये -3 × 273, अगर सबको ऐड करने से जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है सबको ऐड करने से। ओ हम लोग यहाँ से हाँ यहाँ से स्टार्ट किए, 2 को गए, 3 को गए, फिर वापस घर आ गए ना। हम घर से निकले थे फिर वापस घर आ गए, तो हमारा जो स्टेट फंक्शन है वो सब जीरो होगा ना। स्टेट फंक्शन का जो चेंजेस है वो जीरो होगा। तो डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो होगा स्टेट फंक्शन जो है, लेकिन क्यू और डब्ल्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू और हम्म, अब डब्ल्यू निकालना है, आइसोबारिक में डब्ल्यू क्या होगा बोलो। डब्ल्यू डब्ल्यू होगा क्यू, हाँ, क्यू प्लस डेली करने से आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, डेली इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेली माइनस क्यू, हाँ, डेली माइनस क्यू करने से भी आ जाएगा, हाँ। तो इसमें 2 × 273 होगा, हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके सब कैलकुलेट कर लोगे ना, तो ये सब, हाँ, डेल्टा एच और डेल्टा यू। तो ऐसे जो जो क्वेश्चन मैंने दिया सब कर डालो, ये क्वेश्चन कर लो, ये 19 बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब फिजिक्स मैथमेटिक्स है, ये 19 का बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो। अभी नहीं, घर में तुम लोग ट्राई करो। अभी एक्चुअली टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा था, तो ये तुम लोग ट्राई करो, और जो नहीं बनेगा मेरे को बोलो, मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन फिजिक्स, ये जेई हाँ, ये जेई फिजिक्स में आया था, जेई एडवांस फिजिक्स में आया था, ये 22-24 नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का भी है, तो ये करो, ये कर लो, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर, ये किरचॉफ्स का इक्वेशन है, किरचॉफ्स इक्वेशन है, हाँ। नहीं नहीं, ये को मटेरियल है, वो मेरा पुराना क्वेश्चंस कलेक्शन है, वो एक बुक्स में था, बुक्स में नहीं, कोई मटेरियल में था, फिरजी का कोई पुराना मटेरियल है, ये 15-20 साल का पुराना। तो ये सब क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब ट्राई करो एक बार, और सेकेंड लॉ थर्ड लॉ हम लोग पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 तक बना लो, ठीक है। इसमें से जो भी दिक्कत होगा बोलो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नहीं तो डाउट में भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सही है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाता हूँ।
ब्लैक बोर्ड में जाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? थर्मोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें जो जो चीज पढ़ना है वो है हीट एक्सचेंज in different chemical reactions पढ़ना है। So thermochemistry is a branch of thermodynamics. Okay, it is a branch of thermodynamics which deals with study of heat exchange in different chemical reactions. Okay, तो heat exchange जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हीट गेन होगा या लॉस होगा, सही है कि नहीं? तो दो टाइप का रिएक्शन है। एक रिएक्शन अगर A प्लस बी प्लस क्यू किलो जूल हीट ले रहा है और C प्लस डी दे रहा है, तो इसको क्या रिएक्शन बोलेंगे? और A प्लस एक्स ये दे रहा है N प्लस एम माइनस एक्स किलो जूल, इसको क्या बोलेंगे? लेकिन माइनस एक्स है ना, ये भी एंडोथर्मिक है। अगर हम लोग ले रहे रिएक्शन एक्स प्लस वाई माइनस पी किलो जूल गिविंग यू जेड प्लस सी और x प्लस जेड गिविंग यू y प्लस n प्लस q किलो जूल, ये दोनों को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। क्यों? लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है ना, यहाँ ये देखो, ये देखो, यहाँ हीट हीट ऑब्जर्व हो रहा है प्लस क्यू किलो जूल, प्रोडक्ट साइड में ऑब्जर्व हो रहा है ना। नहीं, एक्चुअल बेसिस क्या है, हमें रिएक्टेंट साइड में हमेशा देखना है, ठीक है। तो यू सी द हीट एनर्जी गेन और लॉस ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट्स ऑल, ठीक है। ये मेन है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है, ये माइनस एक्स है, इस साइड लोगे तो प्लस एक्स होगा ना, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो इस साइड लेंगे प्लस होगा, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप बोले थे एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा, यहाँ तो हीट माइनस लॉस हो रहा है, रिलीज हो रहा है सर, ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में देखना है, ये रिएक्टेंट साइड में प्लस आ जाएगा, इसको रिएक्टेंट साइड में देखने से माइनस है, ये लॉस हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसको भी रिएक्टेंट साइड में लोगे तो माइनस होगा, ये रिलीज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच को लिखेंगे प्लस समथिंग प्लस समथिंग किलो जूल, ऐसे करके लिखेंगे। और इसमें लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू माइनस समथिंग किलो जूल, सही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में माइनस होगा, ये रिएक्टेंट साइड में प्लस होगा, ये हो गया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। क्लियर है? बस बस, वो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है एक्सोथर्मिक, गेन हो रहा है तो एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो उसके बाद जानना है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? कुछ नहीं, एक सिंपल सी बात है, एक केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस्ड विथ हीट एक्सचेंज, उसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है,
तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हीट एक्सचेंज करेंगे वो 5 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 5 फैक्टर पे हीट एक्सचेंज डिपेंड करता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में। जो डेल्टा एच वैल्यू है तो वो रिएक्शन का 5 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्या क्या है? फैक्टर 1 उसका फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है? अगर फिजिकल स्टेट हम चेंज कर देंगे तो डेल्टा एच वैल्यू भी चेंज हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा। देखो ये एक रिएक्शन में ले रहा हूं, H2O मैंने लिया लिक्विड, तो इसका डेल्टा एच है -286 किलो जूल। ये एक्सपेरिमेंटली इतना आता है। तो ये डेल्टा एच 286 किलो जूल है। मैंने क्या किया, इसको H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कर दिया। तो ये आ रहा है H2O गैस, डेल्टा एच हो गया चेंज, इसका हो गया -286 प्लस 42 किलो जूल हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर लिक्विड से गैस हो जाएगा तो इसका डेल्टा एच जो है चेंज होगा, ठीक है। इसका डेल्टा एच चेंज होगा। तो ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा फिजिकल स्टेट लेंगे उस पर ये निर्भर कर रहा है, ये चेंज हो सकता है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा एक इक्वेशन आएगा H2O लिक्विड -286 अंदर कर दो, -286 प्लस 42, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये लिक्विड से गैस, वाटर लिक्विड से गैस का डेल्टा एच कितना होगा, ये बताओ। हाँ, ये तो प्लस होना चाहिए, माइनस क्यों हो रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, ये माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस। हाँ हाँ, वही वही, इसीलिए मैंने पहले जो लिया था सही था। अब देखो इसको माइनस, हाँ 42 प्लस होगा, क्योंकि लिक्विड से गैस आ रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, ये कैसे आ गया 42, कैसे आ गया देखते हैं। एक काम करो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो H2 कैंसिल, O2 कैंसिल, ये माइनस है, रिएक्टेंट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो प्रोडक्ट साइड में है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, इसको इससे माइनस करेंगे ना, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो प्लस होगा। मतलब ये सही है, ऐसे ऐसे आएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाटर से, वाटर माइनस वाटर गैस, तो माइनस इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट 1 मिनट। हम्म, हाँ, ये 42 प्लस सही था, ये आंसर सही है। इसका जो वैल्यू होगा ना, 1 मिनट इसका, हाँ। अब मैं नेक्स्ट पेज में कर दूंगा इसको। हम्म। हाँ, मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ क्लियरली। आप देखो, एक एक चीज बताओ,
अगर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दे रहा है H2O लिक्विड, सही है। ये डेल्टा एच है -286। अब मैं इसको उल्टा कर दिया, अब डेल्टा एच कितना होगा बोलो। एस एस, तो डेल्टा एच हो जाएगा +286। और ये जो लॉ है इसको बोलते हैं लावोइसियर लाप्लास लॉ, ठीक है। ये लावोइसियर लैप्लास लॉ, ये पुराना जमाने में लोगों को मालूम नहीं था। तो लावोइसियर लाप्लास जब ये लॉ बनाए उसके बाद सबको मालूम हुआ कि इक्वेशन को हम रिवर्स करने से डेल्टा एच साइन उल्टा होता है, ठीक है। सही है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा चीज था वो था H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। H2O गैस ये आया था, और इसका डेल्टा एच मैंने क्या बताया, -286 +42, ऐसे मैंने बताया नहीं, सही है। तो अब क्या करो, ये अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, H2O लिक्विड से H2O गैस आएगा, आया कि नहीं। तो इसको ऐड कर दो, सबको ऐड किए तो इसको भी ऐड कर दो, 286 -286 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच कितना आया 42। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई इक्वेशन को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच भी ऐड होगा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे डेल्टा एच सब्ट्रैक्ट होगा। इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मान लो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O लिक्विड। अब इसका डेल्टा एच बताओ, इसका डेल्टा एच 2 इंटू -286, हाँ नहीं, सुनो, प्रूव प्रूव हम किसको करेंगे, लॉ को कभी प्रूव नहीं किया जाता है, लॉ इज वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। मतलब हम 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट लॉस हो रहा है 286 किलो जूल। हम जब 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेंगे हमें पता चला कि उसका डबल हीट लॉस हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव आया, ओके। तो इसको एक लॉ बना दिया, लावोइसियर लाप्लास लॉ, कि इक्वेशन को उल्टा करने से डेल्टा एच साइन चेंज होगा, इक्वेशन को ऐड करने से डेल्टा एच ऐड होगा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से सब्ट्रैक्ट होगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच में भी वो नंबर मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। यस, तो फैक्टर 1 हो गया, फैक्टर 1 इसका फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। फैक्टर 2 लिख दो, इसका सेकेंड फैक्टर है, उसका एलोट्रोप्स, उसका एलोट्रोप्स पे भी डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, देखो कार्बन ग्राफाइट को कंबस्ट करो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डायमंड को कंबस्ट करो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसका कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली सेम। हाँ, इसका होगा 390, फर्स्ट 395, हाँ ये होगा -393.5 ना। हाँ, तो ये ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों का डेल्टा एच सेम नहीं होगा, डेल्टा एच डिफरेंट होगा, एलोट्रोप चेंज कर देंगे तो भी डेल्टा एच चेंज होगा, ठीक है। तो इसको एक स्टूडेंट बोला है, सर ये सीधी सी बात है, अगर हम आग में डायमंड फेंक देंगे तो डायमंड नष्ट हो गया, और आग में अगर हम ग्राफाइट फेंक देंगे, दोनों में तो
लॉ वेस्टेज हमारा जो होगा तो सेम नहीं होगा। डायमंड कॉस्टली होता है, ग्राफाइट तो कॉस्टली नहीं है, तो उसका क्या सेम होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए डेल्टा एच भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो लड़का सच माने सही सोच रहा है, लेकिन डेल्टा एच हीट जो लॉस गेन होगा। और एक स्टूडेंट बोला है सर ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, डायमंड तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हम 10th क्लास में पढ़े। तो डायमंड जो है हार्डेस्ट है, ग्राफाइट सॉफ्ट है, तो उसका कंबशन में कम हमारे जो एनर्जी यूज हो रहा है, इसका कंबशन में एनर्जी यूज सेम नहीं होगा ना। तो इसीलिए दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो सब रीजन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ। हाँ डायमंड, डायमंड डायमंड तो हार्ड है ना, हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट। हाँ, तो इसलिए एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं हो रहा है ना, इसमें एनर्जी रिलीज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा ये कम स्टेबल है, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। ओके, नहीं ग्राफाइट क्या है, द मोस्ट एग्रीगेशन, नहीं नहीं, ग्राफाइट जो है नेचर का एवेंडेंस ज्यादा है उसका, एवेंडेंस ज्यादा है। और नहीं, ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और हार्डनेस देखोगे डायमंड हार्ड है। तो हम लोग स्टेबिलिटी मतलब हम बहुत सारा फैक्टर है, स्टेबिलिटी किस टाइप का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, एबेंडेंस, ये सब देख के हम लोग स्टेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी है डायमंड ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, तो डेल्टा एच डिफरेंट होगा, ये क्लियर है। ओके, और एलोट्रोप पे डिपेंड करेगा, ये नंबर 2 पी हो गया। तो सी भी है कि मेजर्ड हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो किस में हम मेजर कर रहे हैं, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ एट नहीं 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 नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट अगर मेजर करोगे, वो होगा चेंज इन एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट मेजर करोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों में रिलेशन क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। ठीक है, तो डेल्टा एन गैस तो कैसे निकालना है मालूम है, तो ये हाँ प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल, समेशन ऑफ प्रोडक्ट का मोल माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट का मोल, उससे ये आ जाएगा हमारा क्या, डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया एलोट्रोप्स फिजिकल स्टेट, और उसके बाद हीट मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4। और क्या क्या फैक्टर हो सकता है बोलो। और हम्म 5 है, हाँ। हम्म हाँ, ये भी एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेम्परेचर।
पॉइंट नंबर 4 लिखो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज जो है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज करने से हीट भी चेंज होता है। हीट चेंज कैसे होता है, किरचॉफ्स इक्वेशन से हम लोग निकाल देंगे। डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आर सी पी डी टी। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, हम 298 में मेजरमेंट कर रहे हैं या 308 में कर रहे हैं या 318 में कर रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, हम कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि इक्वेशन हम कोई भी कोफिशिएंट ले रहे हैं, मान लो हाँ मोलर रेशियो, तो N2 प्लस 3H2 ले रहे हैं, 2NH3 आ रहा, इसका -46 किलो कैलोरी हो रहा है मान लो। अब मान लो इसको हम हाफ N2 कर देंगे प्लस 3/2H2 कर देंगे तो N -23 किलो कैलोरी आएगा। तो ये कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, समझ में आ गया। अब जो डेल्टा H हीट एक्सचेंज होता है वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज। तो ये जो एंथैल्पी चेंज होगा कोई रिएक्शन के लिए होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसको कोई बुक्स डेल्टा H लिखता है, कोई बुक्स डेल्टा RH लिखता है। R मतलब रिएक्शन, सब्सक्रिप्ट R, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत टाइप का होता है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका एंथैल्पी चेंज का हम लोग 10 नाम दिए हैं, समझ में आया कि नहीं। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारा कन्वीनियंस के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का हम लोग बहुत सारा नाम दिए हैं। ओके, क्या क्या नाम दिए, मीन्स टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप का है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। फोर्थ है, थर्ड है एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ है एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। फिफ्थ है एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। फिर सिक्स्थ है एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, और सेवेंथ है एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। एट्थ है एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन। नाइन्थ है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। टेंथ है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। और एक है एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये 11 टाइप का एंथैल्पी चेंज होता है।
मतलब रिएक्शन का टाइप को देख के हम लोग एंथैल्पी चेंज जो है उस टाइप का नाम हम लोग दे दिए क्या। और इसमें लाटिस एनर्जी है वो यूज करते हैं, लाटिस एनर्जी यूज करते हैं, बॉर्न हार्बर साइकिल में आए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग लिए थे ना। हम्म। तो ये सब एंथैल्पी से है, लिख दो फिर लैटिस एंथैल्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डिफरेंट एंथैल्पी जो टाइप ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीज जानना है, कुछ एंथैल्पी चेंज हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, कुछ एंथैल्पी चेंज हमेशा एंडोथर्मिक होता है, और इसमें से कुछ एंथैल्पी चेंज दोनों हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है एंडो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में एंथैल्पी चेंज जो है वो रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, कुछ केसेस में प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, कुछ केसेस के लिए दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लिखना है तब तो डिफाइंड है, ठीक है। मतलब एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक मोल प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लिखना है तब डिफाइंड है, ठीक है। ट्रांजिशन भी दोनों लिखना है, डिफाइंड है। तो अब क्या क्या है, कैसे क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो हम डिस्कस करते हैं। और डेफिनेशन के बाद उसका रिएक्शन इक्वेशन सब लिखते हैं, फिर उसमें से न्यूमेरिकल्स आएगा, वो न्यूमेरिकल्स हमें करना है, ठीक है। ये थर्मोकेमिस्ट्री एक छोटा टॉपिक है, ये सब एंथैल्पी डेफिनेशन हो गया, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी, उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी, उसके बाद हेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये जनरली 2 क्लास में हो जाता है। तो ये सब डेफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं, ये सब लिस्ट लिख लिए। तो इस हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगा, अगर लिखना चाहो तो लिख दो फिर। हो गया। तो फिर मैं अटैचमेंट में जाता हूँ। तो इसमें मैं क्वेश्चन दिया था, उससे पहले थ्योरी था उसमें से। हाँ, 19th का क्वेश्चन, मैंने ये जो मैं असाइनमेंट दिया उसने। हाँ हाँ हाँ, 19 नंबर। 20, हाँ 20 नंबर। हाँ, देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये जो प्रोसेस क्या प्रोसेस है, पहले वो जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, वो फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, वो केमिकल रिएक्शन के लिए है। आइडियल गैस एक्सपांशन के लिए फॉर्मूला ऐसा है, इसलिए मैंने लिस्ट दिया था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा यू क्या होगा, एन सी बी एम डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो इसको एन कॉमन ले लो, सी बी एम प्लस आर डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, एन सी पी एम डेल्टा टी। यही फॉर्मूला यूज करना है, हम लोग वही यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। पी डेल्टा भी ये हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इसका पी डेल्टा भी सब में यूज कर सकते हैं,
डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन यहाँ पे पी डेल्टा वी जो है चेंज हो गया एन आर डेल्टा टी। डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसका डेल्टा एन जीरो है ना, तो इसीलिए एन आर डेल्टा टी लेना है। ठीक है। हाँ, तो फिर देखते हैं, हमारा जो डेफिनेशन मैंने बताया उसको ठीक से समझना है। उसको समझ गए तो थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बात याद रखो, थर्मोकेमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन आता है। थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री छोटा टॉपिक है लेकिन उसमें से ही 50% क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो पहले देखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है the total enthalpy change that takes place when 1 mole of a substance is formed, मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है। द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस, यहाँ पे सब लिखा नहीं है, ये लिखना है। ये क्योंकि सब तो कॉमन है तो इसलिए डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट किया। कोई भी एंथैल्पी पूछेगा तो हमें स्टार्टिंग में ये लिखना है, टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज that take total enthalpy change that takes place, that takes place that takes place when 1 mole of the substance is formed directly from its constituent elements। मतलब एलिमेंट से कोई सब्सटेंस अगर फॉर्म होगा उसमें एंथैल्पी चेंज जो होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया कि नहीं? इसमें एलिमेंट, हाँ उसको मॉलिक्यूलर होगा। तो ये वर्ड भी ऐड कर सकते हो, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ये जो एलिमेंट लेंगे उसका एलोट्रोप्स वो लेंगे जो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में रहेगा। मतलब कार्बन में ग्राफाइट लेना है, सल्फर में रोम्बिक लेना है, फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस लेना है, ब्रोमीन में लिक्विड लेना है, आयोडीन में सॉलिड लेना है, क्लोरीन में गैस लेना है। तो जो उसका एलिमेंटरी स्टेट और जो रूम टेम्परेचर में जो फिजिकल स्टेट में रहता है और एलोट्रोप्स में जो मोस्ट स्टेबल स्टेट एग्रीगेशन होगा उससे फॉर्म करने से जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तब 100% समझ में आएगा। ये उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना चाहो तो। लिख लिए? हम्म हम्म, हाँ हाँ। कल सुबह मेरा क्लास है फ्रॉम 8:30 टू 6 से सब लोग आएगा नहीं, बच्चा लोग सो के उठेगा नहीं कुछ लोग।
हाँ हो गया, डेफिनेशन लिख लिए। तो अभी देखो मैं बोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक क्लास में लिया था। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या होता है। मान लो कोई बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। C2H5OH का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में क्या होगा, वो अपना एलिमेंट से फॉर्म होगा। तो कौन सा एलिमेंट है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो एलिमेंटरी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है वो ग्राफाइट लेना है। तो ये ग्राफाइट से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट में 1 मोल होना चाहिए, याद रखो प्रोडक्ट में 1 मोल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में 1 मोल है तो कार्बन 2 हो गया, क्योंकि C2H5OH होता है उसका फॉर्मूला। तो कार्बन 2 हो गया, मतलब 2C ग्राफाइट लेना है, प्लस हाइड्रोजन 5 1 6 हो गया, सो 3H2 गैस लेना है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो इसको हाफ करना है, और यहाँ पे 1 मोल लेना है क्योंकि बाय डेफिनेशन 1 मोल फॉर्म होगा। तो इसका इक्वेशन ऐसे होगा, 2C ग्राफाइट प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू C2H5OH लिक्विड। तो इस इक्वेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। इज इट क्लियर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया। अभी ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब वो एलिमेंट्स से फॉर्म होने का जो इक्वेशन है, उसमें से जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। क्लियर है। हाँ डिग्री देते हैं क्यों, एक्चुअली क्या करते हैं ना हम लोग, एक हाँ एक हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं। हाँ इसके बाद में बोलने वाला था स्टैंडर्ड। यस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थर्मोडायनेमिक एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, मतलब इस कंडीशन फिक्स्ड है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सबका जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उस स्टैंडर्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ एक्चुअली थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर उसका प्रेशर लेना है तो 1 बार प्रेशर लेना है। थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड होगा 1 बार प्रेशर लेना है, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई है रहेगा सॉल्यूशन में तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है, 1 बार प्रेशर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और टेम्परेचर ऐसे कुछ नहीं है, डिफाइंड नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हम लोग, नहीं 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 नहीं, वो गलत है। हम लोग कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, एनी टेम्परेचर वी कैन टेक। टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड के लिए डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है क्वेश्चन में, या हमें कोई भी एक टेम्परेचर लेना है जो हमारा मर्जी है, तब हम 298 केल्विन लेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर, हाँ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने से हमारा जो मेजरमेंट सबका होगा, सबका एक स्केल में आ जाएगा। तो किसको 65 डिग्री सेल्सियस में मेजर किए, किसको 45 में मेजर किए, किसी को 22 में मेजर किए डिग्री सेल्सियस, किसको 1 बार प्रेशर में, किसको 2 बार प्रेशर में, किसको 0.5 बार प्रेशर में मेजरमेंट किए, तो उनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 1 बार प्रेशर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर 298 केल्विन हम लोग रख दिए। क्योंकि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो जो करना है सबके लिए एक ही टेम्परेचर लेना है। ठीक है। टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं लेकिन प्रेशर और मोलारिटी को चेंज नहीं करना है, ये थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड है। ये तुम लोग फिजिकल पीटर एटकिंस में देखो, वो टेम्परेचर को लिया नहीं है, वो बोला है कोई टेम्परेचर ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, 298 ले सकते हो, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट रूम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये स्टैंडर्ड एम्बिएंट रूम टेम्परेचर को हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड में जब भी कोई भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसका ऊपर एक छोटा सा जीरो दे देना है, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड है, तो इसलिए ये जीरो लिखा है। अगर जीरो नहीं देंगे सिंबल, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड नहीं है।
अब डेल्टा मतलब चेंज, आर मतलब रिएक्शन, एच मतलब एंथैल्पी, एफ मतलब फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन एच के बाद भी लिख सकते हो और डेल्टा और एच के बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। क्लियर है? तो और एक बात जानना है कि अगर कोई रिएक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मतलब रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या रिलेशन है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ enthalpies of formation of products minus summation of enthalpies of formation of reactant with their coefficients। कोफिशिएंट जो रहेगा कोफिशिएंट भी लेना है, इसका कोफिशिएंट भी लेना है, इसका भी कोफिशिएंट लेना है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट लेना है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लेना है, सब में। ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिलेशन है। तो ये शायद लास्ट पेज में चला गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिलेशन। हाँ, एक सेकंड, कहाँ गया है? अच्छा, यहाँ पे था। हाँ, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समेशन प्रोडक्ट माइनस समेशन रिएक्टेंट करने से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन आएगा। हाँ, MON मोनोक्लिनिक। तो उसके बाद देखो, उसके बाद मान लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कोई बोला होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसमें मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट, ये जो म्यू है कोफिशिएंट, म्यू पी म्यू आर कोएफिशिएंट सब प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो इसका एग्जांपल मैं दूंगा तब समझ में आएगा। इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज में शायद दिया है। 47 था ना, ये चला क्यों जा रहा है बार बार? तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद। 48, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पेज ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोला है तो हम क्या करेंगे, वाटर का 1 मोल फॉर्म होगा और किससे होगा, उसका एलिमेंटरी स्टेट। एलिमेंटरी एलिमेंट्स क्या क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद क्या है कि बाय कन्वेंशन, ये हम कन्वेंशन में लिए, कन्वेंशन मतलब कोई एक एजम्पशन हम किए और जिसको हम फिक्स करिए कर दिए और उसको फिक्स करके बाकी सबको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज जीरो। कोई भी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हम ले लिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट को हम जीरो लिए, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड को जीरो नहीं लिए, ये जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राफाइट कोई भी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एलोट्रोप्स को हम जीरो लेंगे, उसका सभी एलोट्रोप्स को जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस का एलोट्रोप हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम लोग जीरो ले लिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जीरो ले लिए, लेकिन सल्फर में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मिल्क, कोलोइड, बहुत सारा सल्फर का 6 एलोट्रोप्स होता है। तो 6 में रोम्बिक का एलोट्रोप को ही हम जीरो लिए, अब बाकी सबको जीरो नहीं लिए, ठीक है। सल्फर का एक एलोट्रोप्स फॉर्म है, उसका जो सल्फर का स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऐसे करके बहुत सारा स्ट्रक्चर्स रहता है। रोम्बिक एक फॉर्म है, ओके। तो रोम्बिक का जो एलोट्रोप्स है उसका ही जीरो लेना है, बाकी सबको जीरो नहीं लिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फास्फोरस व्हाइट को ही जीरो लिए, फास्फोरस ब्लैक को जीरो नहीं लिए। रेड भी है फास्फोरस, उस सबको जीरो नहीं लिए, व्हाइट को ही जीरो लिया गया बाय कन्वेंशन, ठीक है। ब्रोमीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ब्रोमीन गैस जीरो नहीं लिए, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन गैस होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड जीरो लिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस जीरो लिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड जीरो लिए। आयोडीन गैस जीरो नहीं है, आयोडीन गैस होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। आयोडीन गैस अगर करोगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंटरी स्टेट है आयोडीन सॉलिड, तो सॉलिड से गैस होगा तो सब्लिमेशन होगा। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन गैस को जीरो नहीं ले सकते हम। समझ में आया कि नहीं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस को हम जीरो नहीं ले सकते, ब्रोमीन लिक्विड को हम जीरो लिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है और रूम टेम्परेचर में आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्लियर है? तो ये पेज हो गया। तो नेक्स्ट पेज में चलें। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है कि रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सपोज मैं एक जनरल रिएक्शन ले लिया, ए बी बी गिविंग यू सी सी प्लस डी डी, ये एक जनरल रिएक्शन है। अगर ये जनरल रिएक्शन है तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन कितना होगा वो देखना चाहते हैं। वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये एक मैं एग्जांपल ले लिया, प्रोडक्ट है C2H6, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इसका एक मोल एक कोफिशिएंट है, इसका 2 है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इंटू 2 होगा, क्योंकि इसका 2 है, ओके। ऐसे करना है। अगर ये रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? सो सी ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी आर कोफिशिएंट्स, तो स्मॉल ए बी सी डी आर कोएफिशिएंट्स। तो स्मॉल ए बी सी डी आर कोएफिशिएंट्स, तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट का एंथैल्पी का समेशन लेना है, तो C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, B इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर इसका स्टैंडर्ड होगा तो सबका स्टैंडर्ड होगा और सबका ऊपर जीरो लिखना है, जीरो मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन दे दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH जब होगा तो क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफाइट प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, ये तो एलिमेंटरी स्टेट है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, एलिमेंटरी स्टेट है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, एलिमेंटरी स्टेट है। तो ये सब जीरो होने से क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। वही चीज मैंने पहले से ही बताया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जब ये एलिमेंट से फॉर्म होगा जो एंथैल्पी चेंज होगा वही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है?
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एस रिएक्शन माने ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी, दैट्स ऑल। उसका नाम नहीं है। अब इसका फॉर्मेशन मतलब एलिमेंट से फॉर्म होने का रिएक्शन का एंथैल्पी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? ये क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। लिख लो नहीं तो। वो एलिमेंटरी स्टेट है। हो गया कंप्लीट? तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन। एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन क्या है? द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कॉम्बशन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर 1 मोल कॉम्बस्ट हो रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन। ठीक है, क्लियर है? अगर 1 मोल कॉम्बशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन। सपोज CH4 ले रहे तो इसको कॉम्बस्ट कर लो तो क्या आएगा? CO2 आएगा और वाटर आएगा। स्टैंडर्ड केस में ये गैस होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा। तो हम क्या किए, इसको कॉम्बस्ट किए। कॉम्बस्ट करने से क्या होगा? जो एंथैल्पी चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन, और इसका 1 मोल कॉम्बस्ट होना है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर 4, ऑक्सीजन 2 2 4, तो ये हो गया, ऐसे होगा। तो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन समझ में आया? तो इसके बाद एक कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, जो फूड का कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, और 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस, और 1 ml ऑफ दैट सब्सटेंस, और 1 लीटर ऑफ दैट सब्सटेंस, ऐसे करके हम लेते हैं।
मतलब पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड और यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसे करके हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू लेते हैं। क्लियर है? हाँ, ये ऑलवेज फॉर रिएक्टेंट और ये हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी चीज कंबस्ट हुआ, अगर कंबस्ट होगा तो हीट रिलीज ही करेगा। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। कैलोरीफिक वैल्यू याद नहीं रखना है, किसका कितना वैल्यू है, वो सब टेबल में देगा, वो सब साइंटिस्ट का काम है, स्टूडेंट्स का काम नहीं है याद रखना है। इसका डेफिनेशन याद रखना है, समझना है क्या है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इसका हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कितना कैलोरी निकलेगा। 1 ग्राम अगर कोई भी फ्यूल कंज्यूम होगा तो उसमें कितना कैलोरी एनर्जी निकलेगा, कितना कंबस्ट होने से कितना हीट एनर्जी निकलेगा इन कैलोरी, तो इसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, मीथेन का कंबस्शन होगा तो कुछ एनर्जी निकलेगा, 1 ग्राम कंबस्ट होगा तो कितना निकलेगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब। हाँ, क्यू बाय एम होगा या क्यू बाई वी होगा, क्यू बाई एम लेते हैं, हीट रिलीज्ड पर यूनिट मास। ओके, तो उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये है कि टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 mole of a substance is completely dissolved in large excess of a given solvent under a given conditions of temperature and pressure. Clear? हाँ, हाँ, एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल इसके बाद देंगे। पहले ये एक बार पढ़ लेते हैं, समझ जाओ इसको। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो सकता है? सब्सटेंस एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस को हम एक्सेस ऑफ वाटर दे देंगे और उसका सॉल्यूशन बना लेंगे और 1 मोल सब्सटेंस लेके ऐसे करेंगे, 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस पानी देके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसमें जो हीट रिलीज होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज होगा और प्रेशर को चेंज करने से भी चेंज होता है। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब पानी में डिजोल्व होगा, जो हीट रिलीज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर में, वही है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और ये सब का एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी। हम कंबशन का और सॉल्यूशन का, ये दोनों का एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन भी है, हम न्यूट्रलाइजेशन भी ले लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जो दी टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 ग्राम equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base in fairly dilute solution। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को ऐड कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, उससे जो हीट जनरेट होगा, रिलीज होगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये 3 एंथैल्पी समझ में आया कि नहीं? डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। डेफिनेशन समझ गए सब लोग? अब मैं एग्जाम्पल में चलता हूं इसका। अब एक एग्जाम्पल मैंने दिया था इसका, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। इसका ये 50 पेज है, 49 में था। एक क्वेश्चन मैंने दिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन का, इस क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 दिया -x किलो जूल और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 दिया -y किलो जूल और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है C2H2 + 2H2 इज इक्वल टू C2H6 गैस। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ। इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया,
इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है और एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ H2 का Z है, ये वैल्यू 3 वैल्यू दिया है इक्वेशन में, तीनों चीज हैं, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? आंसर ए बी सी डी, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? मैंने अपना माइंड यूज करो और आंसर बताओ। ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा? ना नेगेटिव तो लिया गया ना, हम लोग ले लिया ऑलरेडी। ऐसे एक्स मैग्नीट्यूड है, एक्स वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मतलब ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी आएगा आंसर, आंसर इज ऑप्शन बी। देखो, हम लोग पढ़े थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का रिलेशन, अभी पढ़ लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन का रिलेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। फॉर्मेशन में क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन कॉम्बसन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, उल्टा होता है इसका। ठीक है, क्लियर है? अगर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो रिएक्टेंट में इसका कितना होगा? C2H2 का माइनस एक्स, इसका कितना होगा? माइनस 2Z, माइनस एक्स माइनस 2Z, इसका कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस 2Z प्लस वाई। हाँ हाँ, डी हो रहा है क्या? हाँ टू, हाँ बी बी है, हाँ बी ही होगा। हाँ हाँ, ये वो भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा, इस इससे डायरेक्ट होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से इजी बनेगा। अब देखो, वैसे ये 49 था ना, 50। अब देखो, कोई बोला कि एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ C2H2, C2H2 कॉम्बस्ट कर लो, CO2H2 आएगा, तो एंथैल्पी चेंज x माइनस एक्स लिख दो, और C2H6 कॉम्बस्ट कर दो, C2H6 को कॉम्बस्ट करने से तो CO2H2 आएगा, तो इसको बैलेंस कर लो, तो ये माइनस वाई हो गया। H2O को कॉम्बस्ट कर लो, तो इसमें वाटर आएगा, फिर इसको उसका एंथैल्पी लिख दो माइनस जेड। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए इक्वेशन? C2H2 चाहिए, 2H2 चाहिए और C2H6 चाहिए, यही चाहिए, इसका एंथैल्पी चेंज चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को इस तीनों को मैनिपुलेट करके ये इक्वेशन पाएंगे। कैसे पा सकते हैं ये इक्वेशन? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, हाँ वैसे करेंगे तो ये हमारा जो डी, हाँ डिजायर्ड इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन 1 जो है वो माइनस एक्स माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस ऑफ माइनस वाई मतलब प्लस वाई हो गया, और 2 इंटू इक्वेशन 3 मतलब 2 इंटू माइनस जेड, तो माइनस 2Z हो गया। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन आ गया माइनस एक्स माइनस 2y प्लस माइनस 2Z प्लस वाई। ठीक है, अगर फॉर्मूला से डायरेक्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो माइनस एक्स माइनस 2Z माइनस ऑफ माइनस वाई, तो सेम आएगा आंसर। तो ऐसे करो, नहीं तो रिएक्शन लिख के फिर कटिंग करके फिर एडजस्टमेंट करके फिर फाइनल इक्वेशन निकाल के ऐसे करो, जैसे तुम्हारा मर्जी ऐसे करना है करो।
लेकिन डायरेक्ट मेथड से जल्दी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। हाँ, हाँ। फॉर्मूला में एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ प्रोडक्ट। और उसमें मैंने कोफिशिएंट ले लिया, कुछ नहीं है। इसका कॉम्बसन एंथैल्पी कितना है, इसका कितना है, ये दोनों लिखो। ये रिएक्टेंट है, इसका -x, इसका -2z होगा, क्योंकि 2 मोल है तो z इंटू 2। इसका y होगा, तो ये y ले लो। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कल तो 2:30 से 4:30, रूम ऑलरेडी बुक हो गया है। मॉर्निंग कैसे क्लास करेंगे? मॉर्निंग में सब लोग हैं? 8 से 10 सभी लोग आएंगे, सभी बच्चे? एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता हूँ। ठीक है, अभी तो 2:30 से 4:30 लग गया रूम। ओह, क्या प्रॉब्लम? इवनिंग 8 to 10? तो ऑल स्टूडेंट्स आर, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता हूँ, अगर सब लोग रेडी है, एग्रीड है, और तो उस टाइम को चेंज कर देंगे। रूम खाली तो होना चाहिए। अगर मोस्ट वाले 8 to 10 कोई टीचर लेता नहीं है, तो रूम खाली होना चाहिए। तो अगर खाली होगा तो चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर मैं रात को आज लिखूंगा, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। ठीक है फिर। हाँ, हाँ। ठीक। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। बाय।